नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाटा पैटर्न्स के बारे में। तो फर्नीचर्स और टेक्निकल्स को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। डेली चार्ट में देखते हैं तो स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 3659 पर। यहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ है और ये वाला जो इसका लो था इसको ब्रेक कर दिया है स्टॉक ने। अभी हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है बुलिश कैंडल बनती हुई। बट हम वीकली चार्ट में चलते हैं तो वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक जो है जो रिवर्सल का कोई भी साइन अभी नहीं दे रहा है। सीधा सीधा स्टॉक करेक्ट होता जा रहा है। अब स्टॉक के प्रीवियस चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए स्टॉक की जब लिस्टिंग हुई है 2021 में, यहाँ पे हाई था, इस हाई के पास में हाई लगाया है यानी कि डबल टॉप बनाया है। इस वाले लो के पास में लो बनाया है यानी डबल बॉटम बनाया है। तो ये एक तरह से इस जोन में था, स्टॉक कंसोलिडेशन में था। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और अच्छे खासी रिटर्न्स भी दिए। इसके बाद क्या हुआ है कि ये वाला हाई था, इस हाई के साथ में इसने ये वाला हाई लगाया यानी डबल टॉप लगाया और इस लो के ऊपर लो लगाया यानी स्टॉक जो है बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। अब इस हाई के ऊपर हाई लगाया है एंड यहाँ पे हाई लगाया है। अब ये वाला लो है, ये ऑब्वियसली इस लो के काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और इस लो के पास में यहाँ पे लो लगाया यानी डबल बॉटम लगाया है। अब जो स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया है ये इस हाई के ऊपर है, ये वाला लो इस लो के ऊपर है, ये वाला हाई इस हाई के ऊपर है यानी हायर हाई, और ये वाला लो इसके ऊपर यानी हायर लो, और ये वाला इसका लाइफ टाइम हाई था यानी जो है ये इस हाई के ऊपर हाई लगाया। तो हम अगर देखते हैं तो स्टॉक अभी तक जो है बेरिश ट्रेंड में नहीं आया, क्योंकि बेरिश ट्रेंड में अगर स्टॉक आएगा तो उसके लिए उसको अपने प्रीवियस लो को करेक्ट करना चाहिए। और स्टॉक ने अपने हाई को भी कभी ब्रेक नहीं किया है, कभी भी हाई के नीचे हाई नहीं लगाया, या तो डबल टॉप लगाया या डबल बॉटम लगाया और लोअर हाई लगाया है। और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ये वाला जो लो था इस लो को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है यानी कि स्टॉक में बेरिश मोमेंटम अब हमें देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है ना कि अगर हम देखें तो इसी वीक में जो है वॉर भी स्टार्ट हुई है इसराइल ईरान की, तो मार्केट सेंटीमेंट पूरा डाउन है। एक तो ये रीज़न है। निफ्टी भी हम देखें तो 26,000 के पे चल रहा था, जो कि अब 1000 पॉइंट पूरा डाउन हो चुका है। तो निफ्टी भी डाउन है, मार्केट सेंटीमेंट पूरा डाउन है, ये भी एक रीज़न है स्टॉक के इतना करेक्ट होने का। वरना हो सकता था कि स्टॉक का जो ट्रेंड है ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था, तो यहाँ से स्टॉक रिवर्सल देने की ट्राई करता। बट ऐसा नहीं हुआ, इसको ब्रेक किया स्टॉक ने। और सेकंड रीज़न इसके गिरने का, डेली चार्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पे इसके रिजल्ट आए थे 29 जून को, जुलाई को। तो रिजल्ट के बाद में स्टॉक गिरा हुआ है क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट थोड़े कम हुए हैं। उसके रीजंस की भी हम आगे बात करेंगे। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखिए स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है इसके बाद हम देखते हैं तो अब स्टॉक का जो लेवल बनेगा, एक तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ तक स्टॉक आ सकता है, और जो सेकंड लेवल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इस लेवल को तो स्टॉक ब्रेक कर चुका है। अब जो इसको रिवर्सल देना चाहिए वो या तो यहाँ से दे सकता है, अगर इसके नीचे टूटता है तो इस जोन में जो है स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेट क्यों कर सकता है, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पे इसके अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, यहाँ से करेक्शन देखने को मिला क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट थोड़े कम थे। मार्च क्वार्टर में जो इसके रिजल्ट हाई रहते हैं और जून क्वार्टर में थोड़े कम हो जाते हैं जनरली, तो उसके रीजंस की हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ने कंसिडरेट किया है। अगर किसी ने सपोज इस कंसिडरेशन के रिकॉर्ड पे भी बाई किया होगा या यहाँ पे भी बाई करके रखा होगा, तो भी अगर कोई यहाँ पे निकल गया है कंसिडरेशन के बीच में ख़राब स्टॉक है ऐसा सोच के, तो उसने जो है काफ़ी अच्छी रैली मिस कर दी होगी। तो आपने स्टॉक में होल्ड करके रखना है। पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। तो आप पैसा उसी स्टॉक में लगाइए जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पैसा लगाइए नहीं, बट साफ सी बात है। और जिस स्टॉक में पैसा लगाया है तो फिर उसे होल्ड भी करिए, वरना अगर होल्ड नहीं करेंगे तो फिर आप एक जगह लॉस बुक करेंगे, दूसरी जगह लॉस बुक करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लॉस बुक करने से ना, जो लॉस होता है उसको रिकवर करने में आपने जितने परसेंट लॉस बुक करा हुआ ना उससे ज़्यादा परसेंट आपको कमाना पड़ता है रिटर्न। ऐसा मत कीजिए, आप प्रॉफिट बुक करिए बट होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी ख़राब है तो उसमें पैसा ही मत लगाओ, पहले ही सोच के रखो कि कंपनी कैसी है। और टॉप पे कभी बाय मत करो, वरना टॉप पे रिटेलर्स मोस्टली फंस जाते हैं, फिर वो सालों साल स्टॉक कभी टॉप पे आता ही नहीं है, ब्रेक पे भी नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने कंसिडरेशन में बाय करके अगर होल्ड भी करके रखा है, 3-4 महीने का कंसिडरेशन हुआ है यहाँ पे, और अगर कंसिडरेशन के बाद हम देखें तो 3-4 महीने में किसी ने पेशेंस के साथ होल्ड किया है तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट कितना दिया है, 85% के रिटर्न दे दिए एक साल में ही। एक साल के अंदर ही स्टॉक ने 85% के रिटर्न दिए। अभी यहाँ पे आप देखते हैं तो स्टॉक यहाँ से गिर के जो है यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। तो अभी आपने बाई नहीं करना है स्टॉक को, अपने स्टॉक के प्राइस एक्शन को जो है वॉच आउट करना है। स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि कैसा प्राइस दिखा रहा है स्टॉक। बाकी जब भी रिवर्सल का साइन होगा तो मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो जरूर बना दूंगी। अभी के लिए देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक आ सकता है या तो इस कंसल्टेशन में आ सकता है फेज में। तो जब प्राइस एक्शन थोड़ा बुलिश होने लगे या तो यहाँ से भी रिवर्सल देने लगे, तब हम इसे बाय करने की सोच सकते हैं और अपना लाइफ टाइम हाई का टारगेट रखेंगे।
क्योंकि बीच में कोई इंपॉर्टेंट जो है बीच में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नहीं। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है ये, 13,040 करोड़ का मार्केट कैप है, 69 का पी है, इंडस्ट्री पी 60 का है, बुक वैल्यू 9.8 की है, डेट फ्री कंपनी है, जीरो का डेट है एंड रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 19.7 का आर है एंड आर ओ 14.3 का है। तो रिटर्न्स अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, बट वैल्यूशन हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पी रेशो के चार्ट पे चलते हैं। देखिए 5 ईयर का पी रेशो है और स्टॉक के लिस्टिंग के बाद जो है ई पी एस कम हो जाना चाहिए था, 326 का यहाँ पे ई पी एस दिखा दिया, उसके बाद में 19 का पी ई पी एस दिखा रहे हैं। तो देखिए ई पी एस को काउंट नहीं किया गया है, 326 का पी था वो, सॉरी ई पी एस था लिस्टिंग से पहले, और लिस्टिंग के बाद जो है शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली ई पी एस कम होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो अब और भी ज़्यादा शेयर होल्डर से बटेगा। तो ई पी एस हो गया 18.1 के समथिंग, जबकि यहाँ पे जो है ई पी एस को बाद में जोड़ा गया है। तो हम अगर हम देखें पी रेशो को, तो जो पी रेशो का ट्रू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो यहाँ से होना चाहिए मिडिल पी को काउंट करने के लिए। तो 3 ईयर्स के चार्ट में अगर चलते हैं तब भी ई पी एस यहाँ पे ज़्यादा है। 1 ईयर के चार्ट में चलते हैं, तो अब हमें ये 1 ईयर का चार्ट है, 5 ईयर का नहीं है, तो बट इस पर 1 ईयर के चार्ट में देखते हैं। तो जो इसका मीडियम पी है 81 का है, और करंट पी जो है 69 का है, यानी कि अपने खुद के पी रेशो से स्टॉक नीचे चल रहा है, थोड़ा ओवर हाइप स्टॉक है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री पी से ज़्यादातर टाइम ज़्यादा वैल्यूशन पर ही देखने को मिलते हैं हमें, तो हमें उन स्टॉक्स को अपने खुद के उस स्टॉक के पी से कंपेयर करके देखना चाहिए। तो मिडिल पी के 81 से स्टॉक अभी 69 पे चल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। देखिए डाटा पैटर्न्स जो है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, सॉल्यूशंस एंड सिस्टम्स प्रोवाइड करती है इस सेक्टर की कंपनीज के लिए। रेवेन्यूज़ पे चलते हैं सीधा। देखिए रेवेन्यूज़ में प्रोडक्शन से 54% का रेवेन्यू, प्रोडक्शन सेगमेंट में जो है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करना, रडार्स ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चर करना, ये सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट सेक्टर से रेवेन्यू है 42%। डेवलपमेंट सेक्टर में क्या होगा कि डिफेंस सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज़ को डेवलपमेंट करना, डी आर डी ओ के साथ मिलकर, जो कि इंडिया की कंपनी है, एंड बाकी सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट करना, रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें डेवलपमेंट सेक्टर में। और सर्विसेज में 4% है। सर्विसेज में क्या है कि मेंटेनेंस करना, जो प्रोडक्ट पहले से है, जो सिस्टम पहले से है, उनका मेंटेनेंस करना, उनको अपग्रेड करना, इंगेजमेंट रखना उनकी, ये सारी चीज़ें। अब प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट देखते हैं तो ई डब्ल्यू से 26% है। ई डब्ल्यू में है इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कि जो एनिमी कंट्री से उनके मिसाइल्स को जो है काउंटर करती है, उनको डिटेक्ट करती है एंड उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। और रडार सिस्टम से 28%, एवियोनिक्स से 28% का जो है रेवेन्यू है। एवियोनिक्स सिस्टम्स में क्या है कि जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं उनको नेविगेट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं एयरक्राफ्ट्स में, वो सारी चीज़ें। एफ सी एस से 8% का रेवेन्यू है। एफ सी एस यानी कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इसमें जो है एयरक्राफ्ट के पाथ को जो है अगर हम रिमोटली कंट्रोल करना चाहें तो वो सारी चीज़ें का जो सिस्टम है। तो बेसिकली जो कंपनी का बिजनेस है वो एयर स्पेस और डिफेंस सेक्टर में, और उसके अंदर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स वगैरह ज़्यादा है, यानी थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनका बिजनेस है। कस्टमर्स देखते हैं तो इनके जो कस्टमर है उसमें डी आर डी ओ, जहाँ से 48% का रेवेन्यू है। डी आर डी ओ इंडिया की कंपनी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ब्रह्मोस का 8% से रेवेन्यू है। ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। एक्सपोर्ट्स यानी बाहर के देशों में जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है उससे 9%। बी ई एल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 3%। एच ए एल यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स से 16%, और बाकियों से 16%। तो कस्टमर बेस जब हम देखें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कहाँ गया ये, मिल नहीं रहा, हाँ मिल गया। देखिए 45 से 50% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो जी ओ आई एंटिटीज़
यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ से 45 से 50% का रेवेन्यू है। और हम रिजल्ट्स पे चलते हैं अगर, तो देखिए तो मार्च में इसके रिजल्ट सबसे हाईएस्ट रहते हैं 182 करोड़, और फिर जून में घटे हैं 104 करोड़। तो घटने का रीज़न बेसिकली यही है क्योंकि 50% रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं स्पेशली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड या किसी और सेक्टर से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या रहता है ना कि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च में, तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जो भी बजट एलोकेट हुआ था उसको मार्च तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है उन्हें पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। इस वजह से मार्च में अगर हम देखें तो इससे पहले देखते 2023 में 185 करोड़ के थे, हाईएस्ट थे मार्च में, और जून में घट गए। तो जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे मार्च में कंप्लीट हो गए, तो जून में ज़्यादा कुछ बचा नहीं। अब जो आगे के फोरकास्ट प्रोजेक्ट्स भी जल्दी कंप्लीट हो गए, जो कंप्लीट होने चाहिए थे आगे, उसमें टाइम बचा था वो भी जल्दी कंप्लीट हो गए। तो इसलिए मार्च में जो इनके रेवेन्यू ज़्यादा हो जाते हैं। 2022 में भी 171 करोड़ के थे, और उसके बाद जून में घट के 68 करोड़ हो गए। नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो 62 से 14 करोड़ हो गए घट के। एंड 2023 में 55 से 26 करोड़, और 2024 में 31 से 33 करोड़ हो गए। तो ये रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट जो घटे हैं ये रीज़न है स्टॉक की अभी टेम्प्रेरी गिरने का। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनके साथ ये दिक्कत रहती है कि मार्च में उनको अपना जो बजट मिला है उसको कंप्लीट करना होता है, उसके बाद जून से जो है अलग बजट स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से अलग बजट स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम देखें तो मार्च क्वार्टर के जो रेवेन्यू नेटवर्क है वो हाईएस्ट रहते हैं, जून में थोड़े घट जाते हैं, सितंबर में थोड़ा इंप्रूव होना शुरू होता है, दिसंबर में और इंप्रूव होते हैं जैसे कि पिछले साल हुआ है। 55 से घट के 26 हुए, फिर 34 हुए बढ़ के, फिर दिसंबर में 51 करोड़, और फिर मार्च का तो सबसे अच्छा जो है क्वार्टर रहता ही है कंपनी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर हम देखें तो कंपनी जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ही प्रमोट करती है उसमें। उसके साथ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है वो भी कंपनी के फेवर में रहती है। और गवर्नमेंट ने जैसे कि इस साल का डिफेंस सेक्टर का बजट जो हाईएस्ट रहा है, तो डिफेंस सेक्टर को हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इन स्टॉक्स में। तो अगर हम देखें तो अभी 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो अगले क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से पिछले कुछ सालों में जून में घटने के बाद जो है सितंबर में बढ़ते, दिसंबर बढ़ते, और मार्च क्वार्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो 33 से बढ़ के अगले सितंबर क्वार्टर में जो है 40-50 करोड़ का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70 से 80 करोड़, और अगर इसी तरह से चलता है तो मार्च क्वार्टर में जो है 80 से 90 करोड़ तो ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 80 से 90 करोड़ जो है लास्ट क्वार्टर्स में हम देखें तो सबसे हाईएस्ट जो है नेट प्रॉफिट रही है। तो स्टॉक को देखिए ऊपर तो जरूर जाना है, चाहे अभी जाए या बाद में जाए। तो अभी हम टेक्निकली भी देखें तो टेक्निकली अब अगर हम देखें तो अभी सही टाइम नहीं है बाय करने का। जब स्टॉक में रिवर्सल मिलेगा या अच्छा इंडिकेशन मिलेगा, अपसाइड पोटेंशियल मिलेगा, तो हम बाय करेंगे। एंड जो है मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ या फिर सितंबर में भी रिजल्ट जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके साथ जो है स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा। ईयरली बेसिस पे हम देखते हैं तो हाईएस्ट रेवेन्यू है 520 करोड़ का, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है 222 करोड़ का, एंड OPM भी इस बार का हाईएस्ट रहा है 43% का। नेट प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट रहे 122 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स रहे। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। डिविडेंड पे आउट भी देखिए कंपनी ने जब लिस्ट हुई है तो उसके बाद से डिविडेंड पे आउट भी ठीक ठाक कर रही है, 20% के समथिंग डिविडेंड पे आउट करती है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो डेट की जरूरत कंपनी को कभी पड़ी नहीं है, और रिजर्व 1313 करोड़ के है, एंड डेट 04 करोड़ का है, यानी डेट फ्री कंपनी है ये। और इस साल का कैपेक्स भी रहा है 48 करोड़ का। रेशियोज़ की बात करते हैं, ROC काफ़ी अच्छा है 20% का, 39% तभी ROC गया है, बट अभी 2 साल से 20% के पास ROC है, तो 20% ROC भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 15% से ऊपर जनरेट रहे तो काफ़ी अच्छा रहता है। प्रोमोटर्स है 42.41%। FIS की बात करते हैं तो 1.27 से बढ़ के 14.95 हुए, एंड DII जो है 9.18 से बढ़ के 8.5 हुए। पब्लिक होल्डिंग घटी है 43.93 से घट के 34.12% हुई है। एक बार टेप हम देखते हैं तो जो पब्लिक होल्डिंग है, देखिए पब्लिक होल्डिंग है 15.81% और 18.31% है HNI, यानी कि जो है पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी ठीक देखने को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा पब्लिक भी देखने को नहीं मिल रही है हमें स्टॉक में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।